Hello friends, welcome back to my YouTube channel Demystify UPSC with Rohit. Today we are going to discuss the Hindu newspaper important articles which are important for our UPSC CSC examination. आज है 29 सितंबर। आज हमारा पहला टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले MS स्वामीनाथन की कल अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, क्योंकि RBI ने कल अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ रही है। और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइव आइज अलायंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले ये है कि हम न्यूज़पेपर को कैसे अच्छे से पढ़ें। 2 मिनट में इसे आप सुन लीजिए, देन हम शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। न्यूज़पेपर द हिंदू हम कैसे पढ़ते हैं, अभी तक मैं भी स्टार्ट में कैसे पढ़ता था कि पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ लिया, एडिटोरियल्स पढ़ लिया और निकल गए हम। ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसे करने से कुछ नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर। हमें उस न्यूज़पेपर से क्या करना है, जो भी हमारे टॉपिक हो पहले हमें ये देखना है कि हमारे टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है फॉर आवर UPSC CSC एग्ज़ाम। तो उस टॉपिक के हमें इनसाइड में जाना है कि उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें, जैसे आज ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में है, तो इस टॉपिक में हम उसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे और ट्राई करेंगे, नोट डाउन करेंगे, सब कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे उसके। और हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे कैसे, हमेशा नहीं पढ़ेंगे कि हम लाइन टू लाइन न्यूज़पेपर पढ़ लिए और निकल गए। हम जो भी टॉपिक होगा, जैसे आज का टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में है, उसकी हम हिस्ट्री में जाएंगे, इशू जो भी होगा उसके बैकग्राउंड में जाएंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि हमें आंसर में एट लास्ट ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चंस आप देखते हो किसी भी टॉपिक पे, जैसे UPSC क्वेश्चन भी पूछेगा तो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सोसाइटी पे। न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ेंगे जिससे हम यूज कर सकें अपने पॉइंट्स को, प्री के लिए और मेंस के लिए हम यूज कर सकें। हम उस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पे हो, आज मेरा चैनल देख रहे हो, तो इट्स क्लियर यू वांट समथिंग बेटर। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसी वे में चलूँ, जो डिमांड है एग्ज़ाम की उसी वे में चलूँ। ये वीडियो UPSC एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है। तो चलिए आज की अपनी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की अपनी सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी की कल अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म चेन्नई में कुंभकोणम एक जगह है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि इनके जो फादर थे उनका पार्टिसिपेशन था फ्रीडम मूवमेंट में, और ये गांधी जी से बहुत ही इंस्पायर्ड थे, बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से इन्होंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चुना और उसी में अपनी जर्नी को आगे बढ़ाए। ये पोस्ट ग्रेजुएट इन साइटोजेनेटिक्स में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से होते हैं। ये एक इतनी महान हस्ती थे, तो इनको इतने सारे अवार्ड मिले हैं। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मैं तो हाईलाइट ही करता रह गया, कितने सारे अवार्ड ये पाए हैं। इनको पद्मश्री मिलता है 1967 में, रमन मैग्सेसे अवार्ड ये पाते हैं, पद्म विभूषण मिलता है इन्हें, पद्म भूषण इन्हें मिलता है। ये डायरेक्टर जनरल बनते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बनते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन में। और ये फर्स्ट ऐसे पर्सन बनते हैं जो वर्ल्ड फूड प्राइज इनको मिलता है। और ये फर्स्ट फॉरेनर ऐसे हैं जो गोल्डन हार्ट प्रेसिडेंशियल अवार्ड जीतते हैं फिलीपींस का। तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी थी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वो हमारे इकोलॉजिकल डैमेज कर रहा है, बेनिफिट ऑफ जो टेक्नोलॉजी का बेनिफिट चीज़ें हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि 1960s में ये ट्राई करते हैं हाई यील्ड वैरायटीज़ को, सबसे पहले यही ट्राई करते हैं। और इंडिया में MS स्वामीनाथन जी को
फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। तो इंडिया में मेनली ग्रीन रिवोल्यूशन को एम एस स्वामीनाथन जी ही लीड कर रहे थे, और भी इनके साथ दो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, सी सुब्रमण्यम एंड जगजीवन राम जी भी थे इनके साथ। तो हमें ग्रीन रिवोल्यूशन की नीड क्यों पड़ी? तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें नीड क्यों पड़ी ग्रीन रिवोल्यूशन की। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि नीड क्या थी हमें ग्रीन रिवोल्यूशन लाने की। 43 के आसपास बंगाल फेमाइन हुआ, जो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े ही होगे। ड्यू टू हंगर लगभग 4 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी उस टाइम। इवन आफ्टर आज़ादी के बाद भी और 1966-67 तक पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया की इतनी बढ़ी, बट अपना फूड प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पाया। पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, फूड प्रोडक्शन कम हुआ, तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आने लगी यहाँ पे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बहुत ही इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत थी, जिससे अपने यील्ड्स को बहुत ही बेहतर किया जा सके। तो ग्रीन रिवोल्यूशन को इंडिया में कहा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर वाज कन्वर्टेड इनटू एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। ऐसा क्यों बोला जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है एक औद्योगिक सिस्टम में चेंज हो गया ग्रीन रिवोल्यूशन आते ही? इसका रीज़न है मॉडर्न मेथड एंड टेक्नोलॉजी। हम जो मॉडर्न मेथड यूज करने लगे और टेक्नोलॉजी नई नई आ गई हमारे पास, जैसे कि हाई यील्ड वैरायटी सीड आ गई अपने पास, मैकेनाइजेशन हो गया, ट्रैक्टर्स, थ्रेसर्स, ये सारे चीज़ें आ गई अपने पास। इरिगेशन फैसिलिटी अपने यहाँ अच्छी हो गई, डैम्स बना दिए गए, कैनाल बना दिए गए, और हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ करने लगे, जिससे अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ गया। और ये सारी चीज़ें फंड की गई थी यूएस के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। रॉकफेलर फाउंडेशन है, उन्होंने फंड किया था। ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। इसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया के हंगर क्राइसिस को सबसे पहले हमें बहुत ही अर्जेंट नीड है, इसे एड्रेस करना है। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अपना ये था कि ओवरऑल एग्रीकल्चर को हम मॉडर्नाइज करेंगे, उसमें रूरल डेवलपमेंट करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रा को अपने हम डेवलप करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल अपने यहाँ बनाएंगे, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इससे। साइंटिफिक स्टडी प्रोड्यूस करेंगे, एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन होगा, जो टेक्नोलॉजी है वो नॉन इंडस्ट्रियलाइज नेशन के पास भी आएगी। अब इसका हम देखते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ। कि भाई हम इसको ग्रीन रिवोल्यूशन जो अपने भारत में जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि अपना जो क्रॉप प्रोड्यूस है वो 131 मिलियन टन तक पहुंच गया 1978-79 में। इससे हम लोग क्या कर पाए? इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन यूएस एंड अदर नेशंस हम लोग कम कर पाए। और फार्मर्स को क्या बेनिफिट हुआ? उनकी जब प्रोडक्शन बढ़ गई तो उनकी इनकम भी उससे बढ़ गई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई कि बिग फार्मर्स जो जिन 10 लाख हेक्टेयर्स का नहीं अबाउट, उससे ज़्यादा जिनके पास फील्ड थी, इससे एक चीज़ प्रमोट हो गई, कैपिटलिस्ट फार्मिंग इंडिया में आ गई और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ इंडिया में। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ने लगी ट्रैक्टर्स की, हार्वेस्टर्स की, डीजल इंजन्स की, इलेक्ट्रिक मोटर्स की, पेस्टिसाइड्स की, इंसेक्टिसाइड्स की, वीडीसाइड्स की, इस सब की डिमांड बढ़ने लगी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, यहाँ पे लेबर जाके काम करने लगे। जब यहाँ पे डिमांड बढ़ी तो लेबर की नीड पड़ी, कुछ भी बनाने के लेबर की नीड पड़ेगी। और गाँव में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा, लेबर फोर्स वहाँ पे खेती करने लगी, जाके जॉब्स हुआ, जॉब्स स्टार्ट हो गई, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को जॉब्स मिल गई, एग्रीकल्चर वर्कर्स को काफ़ी हद तक जॉब मिल गई थी उस टाइम। और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? ग्रीन रिवोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हमने देख लिया कि अपना प्रोडक्शन बढ़ गया, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो गई, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ गई, गांव में एम्प्लॉयमेंट मिल गया, गांव में एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ हो गई, लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में जाके लग गई। इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है ये भी जान लेना एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ इसके। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा नेगेटिव इसका ये रहा कि इसमें नॉन फूड ग्रेन को एक्सक्लूड कर दिया गया था टोटली।
जैसे कॉटन, जूट, टी, शुगर केन, ये अनटच्ड थे, इनको इनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया गया। जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, बहुत ही कम ध्यान दिया गया, जिसका रीज़न है कि आज हमारे यहाँ ऑयल का प्राइस बहुत हाई है और हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी इस पे बहुत ही ज़्यादा है, पल्सेस, ऑयल्स, इन सब चीज़ों पे। दूसरा इसमें क्या है कि जो हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, तो उसकी लिमिटेड कवरेज थी। ओनली इसमें 5 क्रॉप्स को ही ऐड किया गया था, वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, नॉन फूड ग्रेन को इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो इसकी एक बहुत ही लिमिटेड कवरेज थी, जो कि 5 फूड क्रॉप्स में ही थी। रीजनल डिस्पैरिटी बहुत थी, जो कि सबसे बड़ा निगेटिव है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन से ओनली 40% क्रॉप एरिया अफेक्ट हुआ, 60% एरिया अनटच था। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, इरिगेशन फैसिलिटी के बहुत ही बेहतर किया गया। वो एरियाज थे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बट हार्डली यहाँ पे प्रयास किया गया। ईस्टर्न असम, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, एरिड एंड सेमी एरिड एरिया ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के आने की वजह से सॉयल और क्रॉप प्रोडक्शन पे बहुत ही इम्पैक्ट हो रहा है कि रिपीटेड क्रॉप साइकिल जब हम यूज कर रहे हैं तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स एग्रीकल्चर में इतना नहीं है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट उतना कम नहीं हो रहा है। दूसरा, हेल्थ पे इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम ग्रीन रेवोल्यूशन ला दिए, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र सब कुछ हम एकदम धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। हमारे फार्मर्स को पता ही नहीं है कि चाहिए कितना यूज करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स कितना नहीं यूज करना चाहिए, उसका रेशियो क्या है। तो अपने फार्मर्स को एजुकेट ही नहीं किए कि जो हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं इतना ज़्यादा, उसका निगेटिव इफेक्ट क्या होगा, इसे कितने हाई रिस्क हैं इससे एसोसिएटेड। अगर हम ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, वो इन्वायरमेंट पे कितना निगेटिव इफेक्ट करेंगे, सॉइल पोल्यूशन होगा, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन को जान लेते हैं कि स्वामीनाथन जी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। कि जो हाई यील्ड वैरायटी इंडिया में प्रोड्यूस की गई वीट एंड राइस की, वो लोकल एनवायरनमेंट में एडॉप्टेशन उनका हो गया। ये रेजिस्टेंस से पेस्टिसाइड्स एंड डिजीज से का, वो बहुत सी ऐसी डिजीज थी जो इन्हें असर नहीं करती थी इन सीड्स को। हमारे फार्मर्स पहले क्या करते थे कि अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र का बहुत यूज करते थे। बट जब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आ गई तो ये भी थोड़ा सा कम हो गया, पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का यूज कम होने लगा, रियरिंग कॉस्ट हमारी कम हो गई। अच्छा, अपना दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आरबीआई ने आरबीआई आरबीआई के द्वारा बताया गया है कि अपना करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये टॉपिक अपने GS 3 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि करंट अकाउंट, ये प्रीलिम्स के लिए वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। क्या है न्यूज़, ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है अपना $9.2 बिलियन तक हो चुका है, जो कि 1.1% ऑफ GDP है। तो चलिए समझ लेते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। अगर मैं एक सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जैसे दो पर्सन हो गए और इन्हें आप दो कंट्री समझ लो। जैसे यहाँ पे मैं हो गया, यहाँ पे आप हो गए। जैसे आपके यहाँ से मैं 3 पैकेट बिस्किट खरीदता हूँ, आप मेरे यहाँ से 5 पैकेट बिस्किट खरीदते हैं। तो आपका क्या हो गया, आप मेरे यहाँ से 2 पैकेट बिस्किट ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो 2 पैकेट का बढ़ जाएगा। यही चीज़ है, यही चीज़ हो रही है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे गुड्स, हम जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे चावल हो गया, सर्विसेज जो हम देते हैं, रेमिटेंस आते हैं, रेमिटेंस इसमें डोनेशन, गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें करंट अकाउंट डेफिसिट में आती हैं। अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है अपना, कुछ रीजंस हैं कि अकाउंट डेफिसिट कब बढ़ता है। कि जब अपना ट्रेड डेफिसिट हाई होगा, के साथ कपल्ड हो जा रही है लोअर सरप्लस इन नेट सर्विसेज। जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही कम हम दे पा रहे हैं विदेशों में। और तीसरी चीज़ है कि जो प्राइवेट ट्रांसफ़र्स हैं वो उनका डिक्लाइन हुआ है, रेमिटेंस जो आते हैं बाहर से उनका डिक्लाइन हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं करंट अकाउंट डेफिसिट में। क्या क्या चीज़ें आती हैं,
ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास एक बार विजुलाइज करने के लिए। आज की अपनी आज की अपनी तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। ये क्यों न्यूज में है, चलिए इसे देखते हैं। जो कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो अपने पार्लियामेंट में इंडियन गवर्नमेंट को एलिज किए कि जो सिस्ट की डेथ हुई है उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। इससे क्या हुआ, दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही डिक्लाइन कर गए। जब आप ध्यान से देखोगे इन पांचों देशों को तो आप पाओगे कि इनकी हिस्ट्री, इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज एक जैसी है। दैट्स वाई दे सपोर्ट ईच अदर। और बाद में इसे 9 आइज भी बनाया गया, फिर 14 आइज बोला गया। 9 आइज में नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस, नॉर्वे सारे देश आ गए। 9 फिर 14 आइज बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन, ये सारे देश भी इनके साथ ऐड हो गए। ये अलायंस वर्क कैसे करता है कि इनिशियली ये अलायंस जो था सर्विलांस बेस्ड एंड ट्रैक सिग्नल इंटेलिजेंस के लिए सिर्फ था। ये अलायंस जो है रीजनली सबका एरिया बटा हुआ है कि यूएसए कुछ एरिया में देखेगा, ऑस्ट्रेलिया जो है स्पेशली फॉर इंडिया चाइना के लिए है। तो इंडिया चाइना में कुछ हो रहा है तो ये इंटेलिजेंस शेयर करता है इन फाइव आइज के बीच में। बट इनका वर्क जो है वो कोल्ड वॉर के बाद शिफ्ट हो गया बिकॉज ऑफ न्यू चैलेंजेस इमरजेंस हो गए। चाइना राइज कर रहा था, टेररिज्म भी बढ़ रहे थे, टेररिस्ट अटैक्स भी बढ़ने लगे थे। और बाद में इनके वर्क में आ गया मैरीटाइम सर्विलांस भी करने लगे, डिफेंस इंटेलिजेंस शेयर करने लगे, मेडिकल इंटेलिजेंस शेयर करने लगे, जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस को शेयर करने लगे। एक सीक्रेट डाटा बेस बना दिया गया है जो ये आपस में शेयर करते रहते हैं। इसे स्टोन घोस्ट भी बोला जाता है। ये ग्रुप फॉर्म क्यों किया गया? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम यूएस और यूके ने क्या किया कि जापान और जर्मनी के कोड्स को ब्रेक कर दिया। देन ये डिसाइड किए कि अब हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करेंगे। उन्हें सक्सेस मिल गई वहाँ पे कि जो उनके कोड्स थे वो ब्रेक कर दिए। तो ये कि एग्रीमेंट तो नहीं, बट हाँ ये एक दूसरे से इस बात पे सहमत होगा कि हम अब इंटेलिजेंस को शेयर करेंगे। 1943 में क्या हुआ कि ब्रिटेन और यूएसए एक एग्रीमेंट करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं यूके यूएसए करके, और इस पे ये साइन करते हैं 1946 में जाके। ये एक एग्रीमेंट यहाँ पे इनका होता है। कनाडा इसे ज्वाइन कर लेता है 1949 में, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन कर लेता है 56 में। फाइनली जो फाइव आइज की फाइल थी वो 2010 में रिलीज की क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट थी। टेक्स्ट ऑफ एग्रीमेंट बोला गया इसे। अब यहाँ पे एक चीज़ माइंड में आती है कि यूएसए का क्या रोल है। तो यूएसए एक मेजर रोल प्ले कर सकता है कि इस चीज़ को सॉल्व कराने में। कंट्री जो हैं लाइक यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनके इंडिया से बहुत अच्छे संबंध है इस टाइम, बहुत ही अच्छे। तो कोई भी कंट्री, बहुत ही अच्छे संबंध हैं इनके इनके दे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन कनाडा के जैसी ही बहुत ज़्यादा है। इस टाइम आसपास बहुत प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी लास्ट 2 इयर्स में देखी गई हैं। बट आप ये सोच सकते हैं कि यूएसए साथ इसलिए देगा कि ये हिस्टोरिकल क्लोजनेस है, इनका कल्चर एक जैसा है, लैंग्वेज एक जैसी है। ये तो एक साइड की बात है। दूसरा साइड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो है ग्रो एक इमर्जिंग पावर के रूप में उभर रहा है। तो कनाडा को ऐसे एक तरफा सपोर्ट कर दे यूएसए, ऐसा कुछ तो शायद नहीं होने वाला है फिलहाल अभी के लिए तो। But USA can play a mediating role in the issue once they have clear intelligence and information on the matter. So आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे और भी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।